अरे भाई, ऑस्ट्रेलिया में तो लोग ऐसे कंगारू खाते हैं जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। तो मैं ऑस्ट्रेलिया में घूम रहा था और वहां लोग मगरमच्छ और कंगारू ऐसे चबा रहे थे जैसे रोजमर्रा की बात हो। वो कहते हैं, यार अगर तुम हर दिन एक अलग बीच पर जाओगे तो सारे देखने में 29 साल लग जाएंगे। और मैं सोच रहा था, हाँ, और अगर स्नैक्स खत्म हो गए तो जो भी कूदता या तैरता दिखेगा उसको खाने लगोगे। शायद इसलिए उन्होंने कंगारू खाना शुरू किया। फिर मैं सेशेल्स पहुंचा और वहां के लोग पूछते हैं, थोड़ा बैठ चमगादड़, खाओगे? ऐसा बैट जो 2 टीनेजर्स से भी भारी होता है। क्या उनके बुजुर्गों ने एक दिन आसमान में बड़ा सा बैट देखा और सोचा, अरे इससे तो पूरे गांव का पेट भर जाएगा। अब वियतनाम में लोग कीड़े मकोड़े और सांप ऐसे खाते हैं जैसे वो पॉपकॉर्न और चिप्स हों। ओह, और चीन की तो बात ही मत करो। वो तो जो भी हिलता, रेंगता, उड़ता या तैरता है उसे खा जाते हैं। मतलब अगर कुछ हिल रहा है तो शायद वो कोई त्योहार की खास डिश है। मैं रोमानिया की यात्रा करता हूँ और यहाँ भालू आराम से लोगों के घरों में घूमते रहते हैं और हाँ, वे भालू का मांस खाते हैं। Which one is the bear? The deer is this. Deer. Written. Deer, Okay, they have written bear. it. Okay. Bear. Pardon. Which one is the bear? The bear. Okay. और ये विनीदपू जैसे प्यारे भालू नहीं है। ये तुम्हारा फ्रिज लूटने वाला भालू है। एक रोमानियन से कहने की कोशिश करो कि भालू मत खाओ जब एक भालू उनकी रसोई में घुसा हुआ हो। और फिर भारत, जहां अचानक हर कोई फूड पुलिस बन जाता है। बंगाली जोर देकर कहते हैं कि मछली लगभग एक धार्मिक अनुभव है। बंगाल में मछली का गहरा सांस्कृतिक महत्व है और इसे समृद्धि और कल्याण का प्रतीक माना जाता है। बंगाली हिंदू ज्यादातर सख्त शाकाहारी नहीं होते और मछली को सात्विक, पवित्र भोजन के रूप में देखते हैं, मांस के विपरीत। परिणाम स्वरूप देवताओं को मछली चढ़ाना उनकी धार्मिक प्रथा का स्वाभाविक हिस्सा माना जाता है। हाँ, यह सच है कि कोलकाता और बंगाल के अन्य हिस्सों के कुछ मंदिरों में मछली को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है और कुछ मामलों में इसे प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। इस बीच कश्मीरी पंडित अपने मेमने के व्यंजनों का आनंद ले रहे होते हैं, लेकिन प्याज और लहसुन को हाथ तक नहीं लगाते। जैसे एक मेमने की बलि देना ठीक है, लेकिन बदबूदार सांस? अब यह तो हद हो गई। कश्मीरी ब्राह्मण, विशेषकर पंडित, लंबे समय से मांस, मुख्य रूप से मेमने का सेवन करते आए हैं। यह प्रथा शायद ठंडे हिमालयी मौसम से उत्पन्न हुई है, जहां उच्च प्रोटीन आहार जीवित रहने के लिए आवश्यक था और शाकाहार व्यावहारिक नहीं था। परिणाम स्वरूप मांस उनके आहार का एक मुख्य हिस्सा बन गया और इसे उनके समुदाय में स्वीकृत भोजन माना जाता है। यहां तक कि धार्मिक कार्यों और त्योहारों में भी कुछ मांस व्यंजन जैसे रोगन जोश परोसे जाते हैं। और यहां सबसे मजेदार बात आती है। यूरोप में मैं अपने दोस्तों के साथ खा रहा हूं और वे मुझसे पूछते हैं, तो तुम चिकन खाते हो लेकिन बीफ या पोर्क नहीं? इसमें क्या तर्क है? मेरे पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए मैं बस चुपचाप अपना चिकन चबाता रहा। कुछ दिनों बाद हांगकांग में मैंने माहौल में हलचल मचाने का फैसला किया। मैंने अपने यूरोपीय दोस्तों से कहा, मैं कुत्ते का मांस ऑर्डर करने जा रहा हूं। और फिर जैसे सदमे की लहरें दौड़ गईं। वही लोग जिन्होंने अभी अभी सुअर खाया था अब आहत हो गए। तुम कुत्ता कैसे खा सकते हो? मैंने कहा, मुझे माफ करना, तुम बीफ, पोर्क, मगरमच्छ खाते हो लेकिन कुत्ते सीमा के बाहर हैं। मैंने क्या तर्क है? और तभी मुझे एहसास हुआ, खान पान मूल रूप से भौगोलिक है, न कि नैतिक या सांस्कृतिक। हमारे पूर्वज वही खाते थे जो उनके आसपास उपलब्ध था। वियतनाम में कीड़े और सांप थे, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, रोमानिया में भालू और भारत में सब्जियां। बात सीधी है, जो उपलब्ध था वो खाया जाता था और फिर भी 2024 में आकर हम अब भी एक दूसरे की थाली पर लड़ रहे हैं। वास्तविक मूर्खता, भोजन पर लड़ाई करना। पहले
लोग इन चीजों को नियमित रूप से खाते थे और अब वे शायद इन्हें त्योहारों या विशेष अवसरों के लिए बचाते हैं। लेकिन असल मुद्दा यह है, हमारे पूर्वजों के भोजन का फैसला भूगोल ने किया था, नैतिकता ने नहीं। फिर भी मेरे पश्चिमी दोस्त गर्व से कहते हैं, हम मांस खाते हैं क्योंकि यह हमें ताकत देता है। शाकाहारी लोग गरीब होते हैं और दूसरी तरफ भारतीय ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे शाकाहारी होना नैतिक रूप से श्रेष्ठ हो। नहीं मेरे दोस्त, तुम शाकाहारी हो क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों के पास आंगन में उगने वाली सब्जियां थीं, न कि कंगारू उछलते हुए। आज की दुनिया में हम अक्सर देखते हैं कि लोग दूसरों की खाने की आदतों पर जल्दी से टिप्पणी करने या उनका आकलन करने लगते हैं, जैसे उनकी अपनी डाइट ही सबसे बेहतर है। यह न केवल अज्ञानता है बल्कि अत्यधिक अपमानजनक भी है। कोई क्या खाता है यह उसकी निजी पसंद है, जो संस्कृति, भूगोल और उपलब्धता से प्रभावित होती है। किसी के खाने की आदतों की आलोचना करना या मजाक उड़ाना न केवल अशिष्टता है बल्कि यह संकीर्ण सोच का परिचायक भी है। इसलिए अपने खाने पर ध्यान दें और दूसरों को उनकी पसंद का भोजन करने दें। इसके अलावा हम अक्सर प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की बातों से घिरे रहते हैं, जिससे भोजन को केवल रसायन शास्त्र तक सीमित कर दिया जाता है। लेकिन भोजन इससे कहीं अधिक है। यह पोषण, संबंध और परंपरा है। जैसे प्यास लगने पर H2O लिखने से प्यास नहीं बुझती, वैसे ही भोजन को मात्र फॉर्मूलों में बांधने से उसकी वास्तविकता को अनदेखा किया जाता है। तथाकथित विशेषज्ञ जो लगातार पोषक तत्वों की बात करते हैं, वे भी अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारा शरीर कितना जटिल है। कहा जाता है कि किसी भी समय हमारे शरीर की एक कोशिका में 500 प्रतिक्रियाएं होती हैं। असलियत यह है कि हम अभी भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि हमारा शरीर कैसे काम करता है और कैसे भोजन को संसाधित करता है। तो आइए विनम्र बने, चीजों को सरल बनाने की कोशिश न करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरों के खाने की पसंद का सम्मान करें।